नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस की पेशकश स्पेशल करंट अपडेट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सप्ताह भर की करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आपके सामने आते हैं, जिससे कि आपकी परीक्षा की राह आसान हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस सप्ताह की महत्वपूर्ण वो खबरें कौन सी हैं, महत्वपूर्ण वो प्रश्न कौन से हैं जो कि आपकी परीक्षा को आसान बना सकते हैं। शुरुआत करेंगे आज के इस एपिसोड की, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि यूपीएससी का हब अब मुखर्जी नगर नहीं नोएडा होगा, क्योंकि दृष्टि आईएएस की क्लासेस नोएडा शिफ्ट हो चुकी हैं। इसका पता आप नोट कर लें, C171/2 ब्लॉक ए, सेक्टर 15, नोएडा यूपी। नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास है और यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी पीसीएस जीएस फाउंडेशन बैच के बारे में सूचना है कि लखनऊ में हिंदी माध्यम का बैच दिनांक 9 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है सुबह 8 बजे से। वहीं पर प्रयागराज में 16 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है शाम 5:30 बजे से। चलिए सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, क्यूएस क्वाक्वेरली साइमंड्स द्वारा जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 रिपोर्ट में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं? आप जानते हैं कि जो हायर एजुकेशन से संबंधित जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उसका मूल्यांकन करने का काम करता है और ये एक रिपोर्ट जारी करता है क्यूएस के द्वारा, अर्थात क्वाक्वेरली साइमंड्स के द्वारा। पूरे विश्व की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको एक रैंकिंग दी जाती है उनके प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में। अब उसमें पूछा जा रहा है कि कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। तो भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या क्या है? विकल्प आपके सामने है, 78, 50, 21 या 10। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 78। 78 भारतीय विश्वविद्यालय इसमें अपना स्थान बनाने में सफल हुए हैं। देखिए व्याख्या पक्ष को देखते हैं तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 का ये कौन सा संस्करण है? तो ये तीसरा संस्करण है। अब इस रिपोर्ट के कुछ निष्कर्षों पर नजर डालते हैं। तो देखिए भारत के कुल 78 भारतीय विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं, अपनी जगह बना पाए हैं। इसमें शीर्ष 10 संस्थानों में से 9 ऐसे हैं इस साल अपनी रैंकिंग में जिन्होंने सुधार किया है। अब देखिए इस बार की रैंकिंग में कुल 21 विश्वविद्यालय नए हैं, मतलब भारत की तरफ से जो 21 नई यूनिवर्सिटीज इसमें अपना स्थान बनाने में सफल हुई हैं, जिसमें कि आईआईटी दिल्ली जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त करने में सफल रहा है। इसके बाद आईआईटी खड़गपुर दूसरे स्थान पर, ये भारत के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग की बात हो रही है, और आईआईटी बॉम्बे तीसरे स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास चौथा और 5वां स्थान प्राप्त करने में सफल रहे हैं। अब इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय की अगर बात छोड़ दें तो बाकी रैंकिंग में इस वर्ष जो हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय है वो एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसकी रैंकिंग में गिरावट देखी गई है। बाकी विश्वविद्यालयों ने सुधार किया। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था रिपोर्ट जारी नहीं करती है? हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की गई, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025। अब इसको जारी करने वाली जो संस्थाएं हैं अलग अलग, उसमें से ये आपको बताना है कि कौन नहीं है। वीवॉक्स टैलेंट असेसमेंट एजेंसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय उद्योग परिसंघ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो देखिए इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संबंध इससे नहीं है, बाकी तीनों का संबंध इससे है। इसका मतलब कि आपका सही जवाब डी होगा। डी जो है इसको जारी करने में कोई योगदान नहीं देता है। तो देखिए हाल ही में इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 जारी की गई है, जिसमें कि तैयार करने वाली संस्थाओं की अगर बात करें तो वीवॉक्स जो कि एक टैलेंट असेसमेंट एजेंसी है इसमें सम्मिलित है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE भी है, भारतीय उद्योग परिसंघ भी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नहीं है, बल्कि उसकी जगह आप देखें भारतीय विश्वविद्यालय संघ इसमें सम्मिलित होता है। अब एक नजर डालते हैं इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 पर। तो इसमें यह बताया गया कि पुरुषों की जो रोजगार योग्यता है वो 2025 में 53.5% तक बढ़ने की उम्मीद है, जो कि 2024 में केवल 51.8% थी। इसके अलावा अगर महिलाओं की रोजगार योग्यता की बात करें तो यहां पर थोड़ी निराशा होती है, वो घट रही है, 47.5% इसके होने का अनुमान है, जबकि 2024 में ये 50.9% के आसपास थी। इस सर्वेक्षण में 6.5 लाख जो युवा हैं वो इसमें भागीदारी किए और 2025 तक लगभग ये कहा जा रहा है कि 55% ऐसे भारतीय स्नातक होंगे जो वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व के लेवल पर रोजगार के योग्य होंगे, जबकि 2024 में ये 51.2% आंकड़ा था। इसका मतलब कि ये एक सुखद समाचार है। ज्यादा लोग ऐसे स्नातकों की संख्या होगी जो वैश्विक स्तर पर हम कह सकते हैं कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्किल्ड होंगे। रिपोर्ट से भी पता चला कि कुछ शिक्षा स्ट्रीम अर्थात कुछ ऐसे क्षेत्र हैं शिक्षा के जिसमें कि ज्यादा लोग ऐसे तैयार हो रहे हैं, ऐसे स्नातक हैं जो कि वैश्विक स्तर पर रोजगार पाने की योग्यता रखते हैं। अब इसमें
प्रबंधन का जो क्षेत्र है, प्रबंधन का जो ग्रेजुएट है वो 78% ऐसा है जो रोजगार की योग्यता रखता है। सबसे पहले स्थान पर भारत में प्रबंधन स्नातक को इस पायदान पर रखा गया है। दूसरे स्थान पर इंजीनियरिंग का जो ग्रेजुएट है वो है 71.5% रोजगार योग्यता है। उसके बाद एमसीए का फील्ड है, एमसीए का जो छात्र है वहां पर 71%। इसके अलावा विज्ञान स्नातक 58% ही इसका आंकड़ा है। तो भारत में सर्वाधिक प्रबंधन का जो क्षेत्र है वो वैश्विक स्तर पर रोजगार योग्यता रखता है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा दिवस या भारतीय भाषा उत्सव कब मनाया जाता है? इसको भारतीय भाषा दिवस भी कहते हैं, भारतीय भाषा उत्सव भी कहते हैं। तो कब मनाया जा रहा है? 1 दिसंबर, 11 दिसंबर, 15 दिसंबर या 26 दिसंबर? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 11 दिसंबर। तो देखिए बी विकल्प आपका सही है। देखिए क्यों मनाया जाता है, तो देखिए 11 दिसंबर को देश भर में भारतीय भाषा दिवस या भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भारतीय भाषाएं हैं उन भाषाओं को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, उन भाषाओं का कैसे उन्नयन हो, कैसे वो आगे बढ़ सके, तो भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए कैसे अनुकूल वातावरण बनाया जा सके, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई है। यह भी याद रखेंगे किसके द्वारा शुरुआत की गई है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है। प्रसिद्ध कवि थे सुब्रमण्यम भारती जी, उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। इनका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती। 11 दिसंबर 1882 में इनका जन्म हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस पर 11 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय भाषा दिवस। अब ये कौन थे? तो ये एक प्रख्यात लेखक भी थे, कवि भी थे, पत्रकार भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो ये इनका योगदान है और तमिलनाडु के समाज सुधारक भी थे। अपने समय में इनको उत्तर और दक्षिण के बीच में एक सेतु के रूप में जाना जाता था। आधुनिक तमिल कविता की अगर बात करें तो उसके अग्रदूत भी कहे जाते हैं, क्योंकि इनको अब तक के सबसे महान तमिल कवियों में से एक माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य भी थे, कई समाचार पत्रों से भी जुड़े थे जिसमें कि स्वदेश मित्रम और भारत ये उल्लेखनीय समाचार पत्र थे। तो याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के बोनियार में नूरखा गांव में किस दुर्लभ जीव को देखा गया? विकल्प आपके सामने है, हिमालयन तेंदुआ, जंगली बकरा मारखोर, कश्मीर गोल्डन हेन या कश्मीर स्नोहानी। तो इसका सही जवाब आपका विकल्प बी है, जंगली बकरा मारखोर। इसको ही देखा गया बारामूला में, बारामूला जिले में बोनियार के नूरखा गांव में इसको देखा गया। इसकी जो सींग होती है वो सर्पिल होती है, मतलब घुमावदार होती है, सर्प जैसे कुंडली मार के बैठता है वैसी इसकी सींग होती है। और ये जो यहाँ पर का जो क्षेत्र है काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान और जो नियंत्रण रेखा है उसके करीब ही स्थित है ये गांव जहां पर इसको देखा गया है। ये इसका प्राकृतिक आवास भी है, इस क्षेत्र में ये रहता भी है। मारखोर की अगर बात करें, इस बकरे की अगर बात करें तो पाकिस्तान का ये राष्ट्रीय पशु भी है। साथ ही साथ ये किस परिवार से संबंधित है? तो बोविडे परिवार से संबंधित है। इसका ये एक बड़ा जंगली बकरा होता है और कश्मीर, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान के पहाड़ों में ये पहले पाया जाता था। अब थोड़ा दुर्लभ इसीलिए इसको कहा गया है क्योंकि अब ये दुर्लभ है, उतना दिखाई नहीं देता है। तो मारखोर अपने मोटे फर के कारण, लहराती दाढ़ी के कारण और अपनी सींगों के लिए जाना जाता है। ये एक दिनचर्या प्राणी है और मुख्य रूप से सुबह और शाम के टाइम सक्रिय रहता है। आपको मैंने शुरू में ही बताया कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, जहां पर इसको पाकिस्तान में स्क्रू हॉर्न या स्क्रू हॉर्न बकरी के नाम से भी जाना जाता है। अमूमन पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान के अर्ध शुष्क पर्वतीय क्षेत्रों में यह पाया जाता है। और जम्मू कश्मीर में इसकी आबादी की अगर बात कर लें तो शोपिया, बनिहाल दर्रा, शमसबारी, काजीनागोरी और पुंछ जैसे क्षेत्रों में केंद्रित है, जो पीर पंजाल रेंज के हिस्से हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो IUCN है उसके अंतर्गत संकटग्रस्त, नियर थ्रेटेंड के अंतर्गत इसको चिन्हित किया गया है, लिस्टेड है। और संरक्षण की स्थिति के लिहाज से देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में और साइट्स के परिशिष्ट 1 में इसको सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, बीमा सखी योजना किस संस्था द्वारा शुरू की गई? विकल्प आपके सामने है, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी या PNB हाउसिंग। तो इसको शुरू किया गया है, विकल्प बी आपका सही है, LIC के द्वारा, क्योंकि इसका पूरा नाम ही है LIC बीमा सखी योजना। तो याद रखेंगे, बीमा सखी योजना को सार्वजनिक क्षेत्र की जो बीमा कंपनी है भारतीय जीवन बीमा निगम, उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसमें क्या होगा कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में ट्रेंड किया जाएगा, जिसको कि कहा जाएगा बीमा सखी। इनको जो 3 वर्षीय इनका ट्रेनिंग की अवधि होगी इनकी, उसमें इनको स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा। और इसका मुख्य रूप से जो उद्देश्य है वो यही है कि विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा मिल सके, उनको जागरूकता मिल सके, महिलाओं के बीच
उनको बीमा उत्पादों के बारे में ट्रेंड करके और इस तरह से तैयार किया जाएगा कि वो बीमा के महत्व को दूसरों को समझा सके, बीमा पॉलिसी को बेच सके। और उसके बाद ये इस जब ट्रेनिंग को ले लेंगी तो बीमा एजेंट के रूप में काम करेंगी या फिर ये डेवलपमेंट ऑफिसर भी बन सकती हैं अगर स्नातक कर लेती हैं। इसके भी राह इनके लिए खुलेंगे। तो बीमा सखी ये कही जाएंगी, इसके रूप में ये काम करेंगी और ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सेवाओं के प्रति जागरूक करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा, क्योंकि गांव की महिलाएं अगर सशक्त होंगी तो उसका लाभ हर जगह पूरे देश में इसका असर दिखाई देगा। इसका उद्देश्य ही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की जो पहुंच है उसको बढ़ाया जाए। साथ साथ ये योजना महिलाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी और स्थानीय स्तर पर, हम लोकल लेवल पर कह सकते हैं कि जो आर्थिक गतिविधि है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। गांवों तक आर्थिक गतिविधियों की पहुंच सुनिश्चित होगी और बीमा सखी योजना एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में है, जिसमें कि वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता इन दोनों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार समारोह किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो हर एक तिथि है, इसी तिथि को नोबेल प्राइज प्रदान किया जाता है। देखिए, घोषणा पहले हो जाती है लेकिन दिया यह जाता है कब? विकल्प आपके सामने है, 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 15 दिसंबर या 25 दिसंबर। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को क्या होता है? तो अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर इस पुरस्कार को शुरू किया गया, उनकी वसीयत के आधार पर इसको शुरू किया गया था, उनकी पुण्यतिथि होती है 10 दिसंबर को। इसी दिन ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो देखिए, विकल्प बी आपका सही था। स्वीडन के स्टॉकहोम में कंसर्ट हॉल में ये प्रदान किया जाता है। 10 दिसंबर को समारोह होता है, उसमें नोबेल पुरस्कार प्रदान करने का काम होता है। किस किस क्षेत्र में? तो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो होता है वो 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार यहां पर नहीं दिया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहां पर क्या होगा? नोबेल फाउंडेशन जो होगा उसके द्वारा एक समारोह आयोजित किया जाता है, वहां पर एक भोज भी होता है नोबेल पुरस्कार का और यहीं पर विजेताओं को पदक, डिप्लोमा, पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। नोबेल पुरस्कार समारोह में ये सभी सम्मिलित होते हैं, लेकिन शांति का जो पुरस्कार है वो यहां पर नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये पुरस्कार कहां प्रदान किया जाता है? तो ये पुरस्कार नॉर्वे में प्रदान किया जाता है, नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो 1901 से 1925 तक जो पुरानी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ म्यूजिक थी उसमें ये आयोजित किया जाता था। तो ये तथ्य आप याद रखेंगे। प्रदान किए जाने की तिथि 10 दिसंबर याद रखेंगे। अगला है कि किसे 2024 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है? विकल्प आपके सामने है, एंजेला मर्केल, मिशेल बैचलेट, नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है मिशेल बैचलेट। बी विकल्प आपका सही है। मिशेल बैचलेट के बारे में आप जानते होंगे, ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं, चिली की पहली महिला राष्ट्रपति भी थी, 2 बार राष्ट्रपति का पद वहां पर संभाल चुकी हैं और ये पुरस्कार इनको 2024 के लिए प्रदान किया गया। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। अब मिशेल बैचलेट की बात करें तो वैश्विक शांति के लिए इन्होंने जो प्रयास किए हैं, निरस्त्रीकरण के लिए, विकास के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान है उसको देखते हुए ये पुरस्कार उनको दिया जाएगा। पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर चिली की जानी जाती हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, 2 बार इस पद पर रह चुकी हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में भी कार्य किया है इन्होंने। मिशेल बैचलेट महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए इन्होंने कई कदम उठाए। उनके काल में आर्थिक स्थिति में चिली में काफी सुधार देखा गया था। सामाजिक और वित्तीय सुधारों के लिए भी इनको जाना जाता है, इसलिए इनका चुनाव किया गया है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? विकल्प आपके सामने है, 21 दिसंबर, 10 दिसंबर, 5 दिसंबर या 22 दिसंबर। तो इसका सही क्या है जवाब? सही जवाब है विकल्प ए, 21 दिसंबर वो तिथि है जब इसको विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाएगा। अब देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है वो उसके द्वारा इसको घोषित किया गया, मनाने की घोषणा की गई है। लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए होता है क्योंकि इसका जो प्रस्ताव था वो भारत के द्वारा रखा गया था और भारत ने अपनी जो प्राचीन हमारी जो परंपराएं हैं उसमें ध्यान का बड़ा महत्व है। तो इस बात की तरफ भी विश्व का ध्यान आकर्षित किया है कि प्राचीन बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। ध्यान के महत्व को आज पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है, क्योंकि आज के दौर में तनाव का जो लेवल है उसमें ध्यान कैसे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, उसकी तरफ यह ध्यान आकर्षित कराता है। तो भारत ने इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किया था और सबको, सारे लोगों ने, सारे सदस्यों ने इसको सर्वसम्मति से स्वीकार भी किया। तो याद रखेंगे, इसका उद्देश्य क्या है? ध्यान के महत्व को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है, क्योंकि ध्यान हमारे मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, शांति और सामंजस्य को बढ़ावा देने में सहायक है। क्योंकि आज के समय में जैसे लोगों के जीवन में जिस तरह का तनाव है, वो तनाव कम करने के लिए ध्यान का अपना
महत्व है। तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे इसलिए घोषित किया गया और इसका लक्ष्य यह भी है कि जो प्राचीन परंपराएं विधियां हैं आज के समय में फिर से प्रासंगिक उनको बनाना है, उनके महत्व को समझना है। पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा कि योग और ध्यान जैसे प्राचीन जो भारतीय अभ्यास हैं उसको वैश्विक समुदाय पहचान रहा है, उसके महत्व को स्वीकार कर रहा है। अगला है, भारत सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया है? विकल्प आपके सामने है, संजीव मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, राजीव मल्होत्रा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी, विकल्प बी, संजय मल्होत्रा को आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में इनको चुना गया है। तो देखिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक है वह भारत का केंद्रीय बैंक है, ये तो आप जानते ही हैं। केंद्रीय बैंक का मतलब भारत का सबसे प्रमुख बैंक है। अब आरबीआई के गवर्नर का कार्य क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और विकास को कैसे ठीक रखा जाए उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए इस पद पर जब कोई आते हैं तो उनका चयन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। अब भारतीय मुद्रा नीति बैंकों के नियमन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, सरकारी वित्तीय नीति पर निर्णय लेने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी का पदेन अध्यक्ष भी यह होता है, तो इसलिए भी इसको भी याद रखेंगे। और आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कैसे होती है? तो भारत सरकार द्वारा की जाती है। नियुक्ति प्रक्रिया में आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति के लिए कैबिनेट की एक नियुक्ति समिति होती है, उसके द्वारा की जाती है। अब केंद्र सरकार आरबीआई के गवर्नर के लिए एक नामांकन करेगी, उम्मीदवार की उम्मीदवारी किस आधार पर तय होगी? तो उसका अनुभव क्या है, उसके वित्तीय क्षेत्र में कैसी दक्षता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति उसकी कैसी समझ है, इन सारे पहलुओं पर विचार किया जाएगा। और कार्यकाल की जहां तक बात है तो आमतौर पर 3 साल इसका कार्यकाल होता है, जिसको की आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? देखिए, किसी देश की महिला राष्ट्रपति अगर पहली बन रही है तो सवाल महत्वपूर्ण होता है। तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति सारा कोरोसा, नेटुम्बो नंदी नदैतवा, हागागोई बिया रेबेका काबूरा। तो इसमें क्या आपका सही जवाब है? तो इसका बी विकल्प सही है। नेटुम्बो नंदी नदैतवा जो है नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। अब देखिए, हाल ही में इनको चुना गया है, राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की और नामीबिया के राष्ट्रपति चुनाव में कुल 57% वोट भी इन्होंने प्राप्त किए। इनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे पांडुलेनी इटूला जो कि आईपीसी पार्टी से थे, उनको केवल 26% मत मिले। तो आप देख रहे हैं मतों में भी काफी अंतर है। तो नामीबिया में एक महिला होने के साथ साथ इन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, क्योंकि एक महिला के तौर पर नामीबिया की पहली राष्ट्रपति हैं, इसलिए ये जीत ऐतिहासिक भी है और मार्जिन के लिहाज से भी आप देख सकते हैं कि ये अंतर काफी ज्यादा है। अंत में अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए सूचना है कि पीसीएस परीक्षण के साथ अपनी स्टेट पीसीएस की तैयारी को और बेहतर आप बना सकते हैं, क्योंकि दृष्टि पीसीएस की तरफ से आपको मिल रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा या झारखंड। आप अपनी तैयारी को कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ, सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स के संपूर्ण कवरेज के साथ, पीवाईक्यू के गहन विश्लेषण पर आधारित विस्तृत व्याख्या, रियल टाइम रैंकिंग के साथ सभी अभ्यर्थियों के लिए ओपन एक्सेस का जो मटेरियल है वो आपको प्रदान किया जा रहा है। किसी भी स्थान पर एक्सेसिबल है और विषय विशेषज्ञों द्वारा इस पूरे के पूरे कंटेंट को तैयार किया गया है। तो इसका लाभ उठाकर अपनी परीक्षा की राह को आप आसान बना सकते हैं। आइए अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए हम छोड़ते हैं, इसके जवाब की अपेक्षा आपसे है कमेंट बॉक्स में। उम्मीद इन्हें विश्वास है कि इसका सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। प्रश्न है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? विकल्प आपके सामने है, भारतीय वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, भारतीय प्रधानमंत्री या आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। तो हमें उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।